हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी जीआईसी, यूपी पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप को कोई सजेशन देना चाह सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आपको जिसमें सुटेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। समाज में मतभेद बढ़ने के क्या कारण है, आपको ये बताने हैं। ऑप्शन ए है समाजीकरण, ऑप्शन बी है गैर विशेषज्ञता मतलब नॉन स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन सी है गैर समाजीकरण नॉन सोशलाइजेशन, और ऑप्शन डी है अलगाव आइसोलेशन। तो बताइए समाज में क्यों मतभेद बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, अलगाव आइसोलेशन के कारण। अलगाव की बात कौन करता है, मार्क्स ने भी की है। देन इसके बाद इमाइल दुर्खिम ने भी अलगाव की बात की है और मैक्स वेबर ने भी अलगाव की बात की है। क्या आपको पता है इन तीनों के अलगाव के में क्या अंतर है? अगर आप में से किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्स वेबर के अनुसार जो एक विशेष समय में किसी व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था से उपजता है उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रभावी कार्रवाई कहेंगे, इफेक्टिव एक्शन कहेंगे, ऑप्शन बी है चिंतनशील क्रिया, रिफ्लेक्टिव एक्शन कहेंगे, ऑप्शन सी है बसंत क्रिया, स्प्रिंग एक्शन कहेंगे, और ऑप्शन डी है रेस्टल एक्शन, तर्कसंगत कार्रवाई कहेंगे। तो जब व्यक्ति किसी भावनात्मक अवस्था में आकर कोई क्रिया करता है तो इसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, बताइए। तो इसे हम कहेंगे इफेक्टिव एक्शन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कूले के अनुसार कौन सी अवधारणा स्वयं की एक व्यक्तिगत धारणा को संदर्भित करती है जो इस बात से निर्धारित होती है कि कोई व्यक्ति दूसरों के सामने कैसे प्रकट होता है और जैसा कि दूसरे हमें देखते हैं। ऑप्शन ए महत्वपूर्ण अन्य की यह अवधारणा है, सिग्निफिकेंट अदर्स। ऑप्शन बी है सामान्यकृत अदर्स मतलब जनरलाइज अदर्स की बात होती है। ऑप्शन सी है ग्लास स्वयं देख रहे हैं मतलब जो हमें स्वयं देख रहे हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। लुकिंग ग्लास सेल्फ होगा, जनरलाइज अदर्स होगा, या जनरलाइज सिग्निफिकेंट अदर्स की डिफिनेशन ये किसकी लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप बताइए सिग्निफिकेंट अदर और जनरलाइज अदर की बात कौन करता है, ये कहते हैं जीएच मीड ने ये डिफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेरेटो कहाँ के सामाजिक विज्ञानी थे? ऑप्शन ए है जर्मेनिया के, ऑप्शन बी है इतालवी के, ऑप्शन सी है फ्रेंच के, और ऑप्शन डी है अमेरिका के। तो बताइए पेरेटो कहाँ के सामाजिक वैज्ञानिक थे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, इतालवी के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, या टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। मैं व्हाट्सएप का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो उससे आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी। कोशिश कीजिएगा उसमें आप लोग अननेसेसरी क्वेश्चन मुझसे ना पूछे या अननेसेसरी बातचीत ना करें। वो सिर्फ एक आपको अगर कोई डाउट होगा, कोई सीरियस डाउट होगा तभी आप उसमें कमेंट कीजिएगा, देन कुछ पूछना होगा तब आप, ठीक है। बाकी मैं उसमें आपको अच्छे से पीडीएफ सारी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता ना कि सबका रिप्लाई दे सकूं। इसलिए आपके बहुत से बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, उसी के लिए मुझे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना पड़ा। तो इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजों की तुलना जीवों से की जा सकती है जिसमें दोनों की तीन मुख्य प्रणालियां हैं संबंधित है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एच स्पेंसर, ऑप्शन सी है इमाइल दुर्खिम, और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम। तो आपको बताना है किसने सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था। ऑर्गेनिज्म मतलब सावयव, सावयव मतलब शरीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एच स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर के मटन के अनुसार आ प्रकार क्या है, मतलब डाई फंक्शन आर के मटन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जो गैर अवलोकित परिणामों से है और जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को कम करते हैं। ऑप्शन बी जो उन अवलोकित परिणामों से हैं जो प्रणाली के अनुकूलन या समायोजन को गति देते हैं। ऑप्शन सी है जो गैर अवलोकित परिणामों से हैं जो प्रणाली के अनुकूल नया समायोजन को गति देते हैं। और ऑप्शन डी है जो उन अवलोकित परिणामों से जो प्रणाली के अनुकूल नया समायोजन को कम करते हैं। तो बताइए आप प्रकार क्या होते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, दोज ऑब्जर्व कंसिक्वेंस विच लेसन द एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम, जो उन अवलोकित परिणामों से जो प्रणाली के अनुकूल और समायोजन को क्या कम करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो सिद्धांतों को तार्किक रूप से समान दिखाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समरूपता, आइसोमॉर्फिज्म। ऑप्शन बी है घटना क्रिया विज्ञान, फिनोमेनोलॉजी। ऑप्शन सी है सिद्धांत थ्योरी और ऑप्शन डी है अस्तित्ववाद एक्सिस्टेंशियलिज्म। तो बताइए क्या कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे समरूपता, आइसोमॉर्फिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण से संपूर्ण समाजशास्त्र में परिवर्तन को अंतःजनित कारण पाया जा सकता है। ये किस किस सिद्धांतकार या किस पर्सपेक्टिव का मानना था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वेबरवादी का मानना है, ऑप्शन बी है मार्क्सवादी का, ऑप्शन सी है उदारवादी और ऑप्शन डी है फिनोमेनोलॉजिकल, मतलब घटना क्रिया विज्ञानवादी का। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, मार्क्सिस्ट का, मार्क्सवादी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स को मेथोडोलॉजिकल हॉलिस्ट के रूप में कौन देखता है। ऑप्शन ए है C.H. कोहेन, ऑप्शन बी है जे रोमर, ऑप्शन सी है जॉन एलेस्टर और ऑप्शन डी है एरिक ओलिन राइड। तो बताइए मेथोडोलॉजिकल हॉलिस्ट के रूप में मार्क्स की बात किसने की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, जॉन एलेस्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 दिया है स्टेटमेंट व्यक्ति की गरिमा और स्वाभाविक मानदंडों का पालन। दूसरा स्टेटमेंट दिया है विशेष अधिकारों या जन्म के फैलाव पर व्यक्तिगत उपलब्धि की ऊंचाई और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन 2 है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी ए ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। व्यक्ति की गरिमा सार्वभौमिक मानदंडों का पालन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एडहेरेंस ऑफ यूनिवर्सलिटी नॉर्म्स। दूसरा है विशेष अधिकार जन के फैलाव पर व्यक्तिगत उपलब्धि की ऊंचाई और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, एलिवेशन ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट ओवर प्रिविलेज और डिसप्रिविलेज ऑफ बर्थ, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। ऑप्शन दोनों सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सन ने किस पुस्तक में 4 मुख्य प्रकार की सामाजिक संरचना का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में, ऑप्शन बी है द सोशल सिस्टम में, ऑप्शन सी है द सिस्टम ऑफ मॉडर्निटी में, ऑप्शन डी है एसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी में। तो बताइए ये सारी पुस्तक पार्सन्स की है, इसमें आपको बताना है किसमें उन्होंने सामाजिक संरचना की बात की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, बताइए कौन सा सही होगा। वो है ऑप्शन बी, द सोशल सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपांकर गुप्ता ने पश्चिम के उपभोक्तावादी उत्पादित वस्तुओं और फ्रेंड्स के सतही प्रदर्शन की अवधारणा को क्या कहा है। दीपांकर गुप्ता कॉन्सेप्चुलाइज द सुपरफिशियल कंज्यूमरिस्ट डिस्प्ले ऑफ कमोडिटीज एंड फेड्स प्रोडक्ट इन द वेस्ट एज पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन। ऑप्शन बी है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन होगा, यहाँ पर आधुनिकीकरण होगा। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और ऑप्शन डी है वेस्टोकिसिकेशन।
कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में प्रोनाउंस करते नहीं बनते हैं। वेस्टॉक्सिकेशन, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेस्टॉक्सिकेशन। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक तरफ बुक्स लिखी हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन किसकी पुस्तक है? द कंडक्टर ऑफ सोशल रिसर्च और अप्रोच एंड एज अप्रोच टू सोशल रिसर्च। में ऐलान कीजिए कौन सी पुस्तक इसकी है। तो सोशल सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये किसकी पुस्तक है? ये है मोजर और कॉल्टन की। तो ए का हमारा हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। देन है द कंडक्ट ऑफ सोशल रिसर्च, ये है एस सिद्धांत कोश की, ये है बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है सोशल रिसर्च, ये किसकी पुस्तक है? ये है सिंगल्टन की, सी का हो जाएगा हमारा 2। और फिर अप्रोचेस टू सोशल रिसर्च, ये किसकी पुस्तक है? ये है सैंडर्स और पिन्हे की, डी का हमारा हो जाएगा 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग एक बार मैच कर लीजिए अच्छे से। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये पुस्तक है मोजर और क्लार्टन की। द कंडक्टर ऑफ सोशल रिसर्च, ये है एस सिद्धांत कोश की पुस्तक है। सोशल रिसर्च पुस्तक है सिंगल्टन और स्टेट्स की। और अप्रोच टू सोशल रिसर्च, ये है सैंडर्स और पिन्ही की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट का है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है? कथन पहला दिया है, समाजशास्त्रीय वर्गीकरण या समाजशास्त्रीय शब्दावली में अवधारणाओं और संबंधों को परिभाषित करने की क्रमबद्ध योजना के आधार पर परिभाषाओं की एक प्रणाली के रूप में। ऑप्शन 2 दिया है स्टेटमेंट, व्यवस्थित रूप से समाज के बारे में कानून की तरह प्रस्तावों जिसे शास्त्र द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा वैज्ञानिक परंपरा के बारे में सत्य लिखा है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी दिया एक, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, केवल एक कथन सही लिखा है। इसमें लिखा है समर्थित नहीं किया जाता, ये गलत स्टेटमेंट दिया है, जबकि समर्थित किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म समाजशास्त्र का संबंध समाज के छोटे तत्व में अंतःक्रिया से है और ऐसे विचारों के प्रमुख वास्तुकार हैं। ऑप्शन ए है दुर्खिम और मार्क्स है, ऑप्शन बी है वेबर और सिमेल है, ऑप्शन सी है ग्रोवर और ग्रोवर है, और ऑप्शन डी पार्सन्स और मर्टन है। तो बताइए इंटरेक्शन एमंग द एटम ऑफ सोसाइटी की बात कौन करता है? सूक्ष्म मतलब माइक्रो सोशोलॉजी। अगर आपको पता है माइक्रो सोशोलॉजी से रिलेटेड थिंकर कौन कौन हो सकते हैं तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, वेबर और सिमेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम शब्द की उत्पत्ति का संदर्भ है। ऑप्शन ए जर्मन पुरातनता से, ऑप्शन बी है यूनानी प्राचीनता से, ऑप्शन सी है फ्रेंच पुरातनता से, और ऑप्शन डी है लैटिन पुरातनता से। तो बताइए किससे रिलेटेड है सिस्टम? तो ये रिलेटेड है यूनानी ग्रीक एंटिक्विटी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूनानी प्राचीनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन में किया गया था, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया था,
ऑप्शन सी है पूना एक्ट के द्वारा किया गया था, और ऑप्शन डी है ऑल इंडिया रिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930। बताइए किसके द्वारा किया गया था अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर कम ऑप्शन में साइमन कमीशन होता तो हम उसे टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक तरफ अवधारणाएं दी हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं। आपको बताना है कौन सी अवधारणा किसने दी है। एनाटोमा पॉलिटिक्स की बात कौन करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्फ की बात कौन करता है, ऑटोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात कौन करता है, और फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात कौन करता है, बताइए। एंटोमिक पॉलिटिक्स की बात कौन करता है, ये करते हैं गिडिंस, तो ए का हमारा हो जाएगा 3। फिर है द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्फ की बात कौन करता है, बताइए कौन करता है, इरविंग गॉफमैन करते हैं, तो बी का हमारा हो जाएगा 2। और फिर ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात कौन करता है, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं गिडिंग्स। रुक जाइए एक बार इसको मैं मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, तो इसकी बात कौन करता है, ये करते हैं इरविंग गॉफमैन, तो बी का हमारा 2 होगा। ए का एंटोनोमिक्स पॉलिटिक्स की बात फिर कौन करेगा, अगर ये करेंगे तो ये होगा। ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी अगर बात करेंगे तो गिडिंस होगा। फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो टी पार्सन्स होगा। तो अगर इस अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे तो ये ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्फ ये तो 100% श्योर है। इसकी बात इरविंग गॉफमैन करते हैं। फॉल्स कॉन्शियसनेस के बाद पार्सन्स तो नहीं करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं। इस अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक समान प्रणाली सिद्धांत के विकास से संबंधित सही मिलान नहीं है। ऑप्शन 1 है हेंडरसन सामाजिक संतुलन की बात करते हैं, तो होम्योस्टेटिस की बात करते हैं, वेनर साइबरनेटिक्स की बात करते हैं, और बर्टन लिवली बंद प्रणाली क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं। तो बताइए कौन सा सही मिलान नहीं है, मतलब कौन सा मैच्ड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, बटन फ्ली क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, ये गलत है। बाकी हेंडरसन सामाजिक संतुलन की बात करते हैं, कैनन जो है होम्योस्टेटिस की बात करते हैं, विनर करते हैं साइबरनेटिक्स की बात, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर का 14 टैंक आंदोलन महाद में कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है 1927 में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1936 में, और ऑप्शन डी है 1937 में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए 1927 में। इसे हम लोग महद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने समाजशास्त्र में प्रणाली विश्लेषण की नींव को समाज की अवधारणा के संतुलन में एक प्रणाली के रूप में तैयार किया है। ऑप्शन ए है वी पेरेटो, ऑप्शन सी है टी पार्सन, ऑप्शन सी है वॉल्टर बर्कले, और ऑप्शन डी है एच स्पेंसर। तो बताना है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम की बात कौन करता है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टी पार्सन्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेट जरा एक बार कंफर्म करो, पार्सन्स है कि पेरेटो है इसके आंसर। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टी पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवलोकन में सटीकता के लिए क्या आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए समस्या का सटीक और स्पष्ट रूप से निरूपण होना,
ऑप्शन बी है निरूपित समस्या के साथ तथ्य का संबंध होना। ऑप्शन सी है पर्यवेक्षक के दिमाग में कैसे, कब, कौन, क्यों और कहाँ आदि तथ्यों का रखना आवश्यक नहीं है। और ऑप्शन डी है चयनात्मक निष्पक्षता के आधार पर प्रासंगिक तथ्यों का अध्ययन करें। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट होना सही नहीं है अवलोकन में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, हाउ, व्हेन एंड हु, व्हाट, व्हाई एंड वेयर मे नॉट बी केप्ट इन द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर। पर्यवेक्षक के दिमाग में कैसे, कब, कौन, क्यों, कहाँ आदि तथ्यों का रखना आवश्यक नहीं होता है। बाकी समस्या का सटीक और स्पष्ट रूप से निरूपण होना चाहिए। निरूपित समस्या के साथ तथ्य का क्या संबंध है ये भी पता होना चाहिए। चयनात्मक और निष्पक्षता के आधार पर प्रासंगिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो समय के माध्यम से परिवर्तन या वृद्धि का उत्पाद नए प्रणाली की स्थितियों और स्थिति को बदलने या विस्तृत करते हैं। रेफर्स टू दैट प्रोसेस दैट टेंड टू अल्टर और इलोबरेट सिस्टम कंडीशन और स्टेट प्रोड्यूसिंग चेंज एंड ग्रोथ थ्रू टाइम। इसे हम क्या कहेंगे, मॉर्फोस्टेटिक्स कहेंगे, मॉर्फोजेनिक्स कहेंगे, मॉर्फोलॉजिक कहेंगे या मॉर्फो डायनेमिक कहेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसे हम कहेंगे मॉर्फोजेनेसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट स्कूल से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन बी है थियोडोर एडर्नो, ऑप्शन सी है मैक्स होर्खहाइमर और ऑप्शन डी है एंटोनियो ग्राम्सी। तो बताइए फ्रैंकफर्ट स्कूल से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, एंटोनियो ग्राम्सी संबंधित नहीं है। जबकि होर्खहाइमर हो गया, थियोडोर एडर्सन हो गया और मॉर्क्यूज हो गया, ये सभी क्या है फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं। इसके अलावा हेबरमास भी फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है। परिणाम जो कि व्यवस्था के लिए अप्रासंगिक है उन्हें हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए फंक्शनल कहेंगे, ऑप्शन बी डाई फंक्शनल कहेंगे, ऑप्शन सी है नॉन फंक्शनल कहेंगे और ऑप्शन डी है सूडो फंक्शनल कहेंगे। तो बताइए जो व्यवस्था के लिए अप्रासंगिक होता है, इररेलीवेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे नॉन फंक्शनल, आकार्य। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आकार्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।